हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडुसर ओरिजिन में। दोस्तों, आज केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं, जो कि ये सारे क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशंस में बेहद ही जबरदस्त फायदा करने वाला है। तो बारी बारी से सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन शुरू करेंगे और आपके 2 नंबर के और 5 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो पहले से अपलोड है आपके इस चैनल पे, तो आप वहां पे जाके सारे क्वेश्चंस को बेहतर डिस्कशन कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं और बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। तो सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव के आज का पहला सवाल है, एससीपी इकाई सेल में निकटतम पड़ोसी परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। एससीपी इकाई सेल की बात करो तो इसका मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। एससीपी इकाई सेल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो इसमें बताना आपको कि एससीपी इकाई सेल में निकटतम पड़ोसी परमाणु की संख्या। तो निकटतम पड़ोसी परमाणु का मतलब है कि उस इकाई सेल का उप सहसंयोजन संख्या। अगर कोई इकाई सेल है तो उस इकाई सेल में कितने उप सहसंयोजन संख्या होंगे, वही उसके निकटतम पड़ोसी परमाणु की संख्या कहलाएगी। तो एससीपी इकाई सेल की अगर बात कर लो तो एससीपी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है 6, परमाणुओं की संख्या 6, और उसके उप सहसंयोजन संख्या कितना होता है 12। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 12। एससीपी इकाई सेल में निकटतम पड़ोसी परमाणु की संख्या कितनी 12। तो अगर एससीपी की बात करो तो जेड बराबर होता है 6, है ना। इसका संकुलन क्षमता होता है 74% और खाली स्थान होते हैं 26% और पैकिंग प्रभाज बराबर होता है 0.74। यानी इतने सारे एससीपी इकाई सेल में होते हैं और ये सारे आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में आएंगे, आपको बनाना होगा। दूसरा सवाल है कि निम्न में किस प्रकार के घोल में प्रसरण की क्रिया नहीं होती। कौन सा ऐसा घोल होगा जिसमें प्रसरण की क्रिया नहीं होती है। तो प्रसरण का मतलब है कि जब निम्न सांद्र के अणु उच्च सांद्र की ओर स्वतः प्रवाह होने लगे एसपीएम के द्वारा, यानी अर्ध परागम झिल्ली के द्वारा, तो वह प्रक्रिया प्रसरण कहलाती है। जब निम्न सांद्र वाले विलायक के अणु अर्ध परागम में झिल्ली के द्वारा एसपीएम के द्वारा उच्च सांद्र वाले विलायक की ओर स्वतः प्रवाह होने लगे तो वह प्रक्रिया प्रसरण कहलाएगी। तो अगर इसमें आप बात कर लो कि निम्न में किस प्रकार के घोल में प्रसरण की क्रिया नहीं होती, तो प्रसरण की क्रिया नहीं होती है समपरासरी में। इसमें नहीं होती समपरासरी। अगर समान प्रसरण दाब वाले 2 विलयन है, विलयन 1 विलयन 2, दोनों विलयन का प्रसरण दाब इक्वल है, तो उस प्रसरण दाब वाले समान प्रसरण दाब वाले विलयन में प्रसरण की क्रिया नहीं होगी, क्योंकि जो पहले विलयन की सांद्रता वही दूसरे विलयन की सांद्रता, ना तो पहला से दूसरा की ओर जा पाएगा, ना तो दूसरा से पहला की ओर जा पाएगा। तो ऐसे कंडीशन में समपरासरी जो विलयन होंगे उसमें प्रसरण की प्रक्रिया नहीं होगी, लेकिन अल्प परसरी में होगा। अल्प परसरी का मतलब है कि एक विलयन की सांद्रता दूसरे विलयन से कम, तो उसको बोलेंगे अल्प परसरी। उच्च परसरी का मतलब है कि एक विलयन की सांद्रता दूसरे विलयन से अधिक, तब इसको बोलेंगे उच्च परसरी। तो अल्प परसरी और उच्च परसरी में प्रसरण की क्रिया होगी, परंतु समपरसरी में प्रसरण की क्रिया नहीं होगी। अगले सवाल पे आ जाओ। K2Cr C2O4 का होल 3 में Cr का समन्वय संख्या आपको बताना है। समन्वय संख्या का मतलब है उप सहसंयोजन संख्या। तो ये संकुल यौगिक है, तो इस संकुल यौगिक में कितने उप सहसंयोजन संख्या होंगे, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। इसमें जितनी लिगेंड्स की संख्या, इसको क्या बोलोगे आप, लिगेंड्स बोलोगे, इसको आप लिगेंड्स के नाम से जानोगे। तो लिगेंड्स में जितने इसके लिगेंड्स की संख्या होगी वही उसका उप सहसंयोजन संख्या होगा। तो लिगेंड्स यहाँ पे 3 है। लिगेंड्स कितने 3। तो ये C2O4 और EN 2 ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो द्विदंतीय होते हैं, मतलब डाइडेटेट होते हैं। तो ये 3 लिगेंड्स में 2 लिगेंड्स, यानी सॉरी, ये दोनों जो है C2O4 और EN, ये दोनों द्विदंती लिगेंड्स होते हैं। इसकी जितनी लिगेंड्स की संख्या होगी, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आपको चाहिए तो सीधे इसकी दुगना कर दो, है ना। सीधे क्या कर दो, दुगना, 3 दूनी 6। तो ये इसके समन्वय संख्या राइट आंसर 6 हो जाएंगे। अब चौथा सवाल है कि 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 0.1 m विलयन का प्रसरण दाब उच्च होगा। इन चारों में से किसका प्रसरण दाब उच्च होगा अगर उस विलयन की जो मोलरता होगी 0.1 m है। तो अब यहां से I का मान हमको चाहिए। I का मान इसमें कितना निकालोगे, 2 होगा ना। I का मान, KCl को जब जल अपघटित करोगे तो KCl जल में वियोजित होकर एक K प्लस और एक Cl माइनस देगा, यानी एक धनायन एक ऋणायन देंगे, तो I का मान 2 हो जाएंगे। Al2SO4 में I का मान अगर निकालना चाहो
तो यहां से 2 एल्युमिनियम 3 सल्फेट, यहां पे ध्यान से देखना 2 एल्युमिनियम है और 3 सल्फेट है। 2 एल्युमिनियम 2 धनायन 3 सल्फेट, तो सल्फेट ऋणायन होता है ना, तो 2 धनायन 3 ऋणायन दोनों मिलके आ जाएगा आई का मान 5। अब CaCl2 को अगर तोड़ो तो आई का मान निकालो, 1 Ca2 प्लस 2 Cl माइनस, तो माइनस वाले 2 और प्लस वाले 1, तो 2 1 3। यूरिया में आई का मान कितना हो जाएगा 0, क्योंकि यूरिया वियोजित नहीं होगा, ना तो वियोजित होगा ना तो संगुणित होगा, जो है रिएक्टेंट में वही प्रोडक्ट में मोल की संख्या रहेगी। अगर इसमें आप निकालना चाहो तो कितना आई का मान कितना, विलयन का प्रसरण दाब सबसे ज्यादा किसका, तो जिसके आई का मान ज्यादा होंगे उसके प्रसरण दाब भी ज्यादा होंगे। 5 नंबर सवाल है, कैंसर निरोधी औषधि सिस्प्लेटिन, ये सिस्प्लेटिन जो है इसको बोलोगे आप कैंसर निरोधी औषधि। तो कैंसर निरोधी औषधि सिस्प्लेटिन जो है उसमें लिगेंड्स कौन सा प्रेजेंट होता है, तो उसमें लिगेंड्स होता है NH3 और Cl। याद रखना, कैंसर निरोधी औषधि वैसे औषधि जिससे कैंसर का निवारण हो सके, कैंसर को दूर किया जा सके, तो उस औषधि का नाम है सिस्प्लेटिन। क्या नाम है उसका, आप याद रखोगे सिस्प्लेटिन। तो सिस्प्लेटिन एक ऐसा औषधि होता है जिससे कैंसर की रोग को दूर किया जा सकता है। तो उसमें लिगेंड्स उसमें लिगेंड्स कौन सा शामिल होगा, NH3 और Cl। अगले सवाल की निम्न में कौन सा आयन रंगीन होता है, कौन सा आयन रंगीन है, तो रंगीन आयन वही होंगे जिस आयन के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या उपस्थित होगी। जिस आयन के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वैसे आयन रंगीन कहलाएंगे। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि निम्न में कौन सा है, स्कैंडियम 3+ की बात करो तो स्कैंडियम का परमाणु संख्या होता है कैस 3+, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वहां से निकला, तो स्कैंडियम के पास बचे मात्र 18 इलेक्ट्रॉन, तो 18 का मतलब इसमें अनपेयर्ड नहीं होंगे। अब टिटेनियम की बात कर लो, टिटेनियम का 22, 4 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गए, इसका भी 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। जिंक 2+, जिंक 2+ की बात कर लो तो जिंक का होता है 30, तो इसका विन्यास अगर लिखोगे तो आएगा लास्ट में 4s2 3d10। अब 2+ यहां से निकल गया तो 4s2 से इलेक्ट्रॉन निकला, फिर भी 3d में 10 इलेक्ट्रॉन बने रहेंगे, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होगी 0। लेकिन वैंडियम का होता है 23 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकला, बचा 21, तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखोगे तो लास्ट में आएगा 3d1। कितना आएगा, 3d1 आएगा, और 3d1 के कारण ये आयन कैसे बनाएंगे, रंगीन बनाएंगे, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा और इन तीनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं होगी। 7 नंबर सवाल है, मोललता प्रदर्शित होता है। मोललता बराबर क्या होता है, मोललता बराबर होता है विलय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान। मोललता इक्वल टू विलय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान। तो विलय के मोल ऊपर, विलायक का द्रव्यमान नीचे, तो विलय के मोल, विलय की मात्रा मोल में और विलायक की मात्रा द्रव्यमान में यानी किलो में, तो मोल बटा केजी। मोललता का मात्रा क्या हो जाएगा, मोल बटे केजी। और सबसे जरूरी बात है जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में मोललता से एक सवाल और आता है कि कौन सी ऐसी सांद्रता है जो तापमान से स्वतंत्र होती है, मतलब तापमान पर वो निर्भर नहीं करती, तो उस सांद्रता का नाम है मोललता। मोललता एक ऐसी सांद्रता होगी जो तापमान से स्वतंत्र होगी, मतलब तापमान पर डिपेंड नहीं करेगा। टेम्परेचर बढ़ा दो घटा दो उससे मोललता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन एक इसकी प्रकार की सांद्रता एक मोलरता होती है जो तापमान पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर बढ़ाने से मोलरता घटेगी, ऐसी बातें होती है। लेकिन आप मोललता में याद रखना कि किसी विलयन की मोललता तापमान पर डिपेंड नहीं करेगा, तापमान को बढ़ाएंगे या घटाएंगे उसकी मोललता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अगले सवाल, रोजेनमुंड अपचयन में कौन सा अभिकर्मक प्रयुक्त होता। तो रोजेनमुंड अपचयन करना है मतलब एक अपकारक पदार्थ इसमें प्रयुक्त होगा, तो ये अपकारक पदार्थ का नाम है हाइड्रोजन PdBaSO4, हाइड्रोजन प्लेटिनम BaSO4, ये इसका अभिकर्मक है, अपकारक पदार्थ है जो क्या करेगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, एसिल हैलाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, तो उसका कौन सा अपकारक नाम शामिल होगा उसमें, BaSO4, प्लेटिनम बेरियम सल्फेट, और उस अभिक्रिया का नाम होगा रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया। तो ये एग्जामिनेशंस में आते हैं, ध्यान देना, इज द वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अगले सवाल पे आते हैं फटाक से, कौन सा एक अनुषंग गुणधर्म है। अनुषंग गुणधर्म 4 प्रकार का होता है, वाष्प दाब का अवनमन, हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, प्रसरण दाब, ये 4।
अब इसमें से देखो प्रसरण दाब एक अनुषंग गुणधर्म है, चालकता पृष्ठ तनाव ये दोनों अनुषंग गुणधर्म नहीं है। कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या होता है? कीटोन का क्रियाशील मूलक होता है C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड इधर C और इधर बॉन्ड के साथ भी C। अब यहां से COOH ये है कार्बोक्सिलिक, COOH ये कार्बोक्सिलिक का क्रियाशील मूलक, OH एल्कोहल का और CHO एल्डिहाइड का। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक का क्रियाशील मूलक है, ये एल्कोहल का है और ये एल्डिहाइड का है। अगले सवाल पे आते हैं कि निम्न में कौन एक प्राकृतिक रबर है? तो प्राकृतिक रबर कौन सा होगा? आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन, बेकेलेट संश्लेषित, नियोप्रीन भी संश्लेषित, आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर। अब यहां से अगले सवाल पे आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, RCONH2 ये है एमाइड। क्या है ये? एमाइड। एमाइड को एक अपकारक पदार्थ लिथियम एल्यूमिना हाइड्राइड की उपस्थिति में जब रिएक्शन कराओगे तो कौन सा उत्पाद बनेगा, यानी उत्पाद में क्या बनेगी? तो यहां पे आप ध्यान देना कि यहां पे इसका अपकरण होगा, क्योंकि ये है अपकारक पदार्थ। अपकरण होने का मतलब है कि इस एमाइड में हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन को अगर जोड़ दो तो अपकरण हो जाएगा, हाइड्रोजन का जुड़ना ऑक्सीजन का निकलना। अब यहां से देखो, कार्बन से ऑक्सीजन टूट के अगर बाहर जाएगा, कार्बन से ऑक्सीजन जब टूट के बाहर निकल रहा है तो 4 हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाओगे तो 2 हाइड्रोजन इसके साथ जाएगा और 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जाएगा, तो सीधे ये क्या बना लेगा? RC के साथ 2 हाइड्रोजन आया तो CH2 और NH2 पहले से है, और साथ में क्या बाहर निकलेगा? जल मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे, RCH2NH2, RCH2NH2। ये बी नंबर ऑप्शन आपके सत्य होंगे। क्लियर है? अगले सवाल पे आ जाओ कि निम्न में कौन एक हाइड्रोजन आबंध बनाता है? तो हाइड्रोजन आबंध बनाने का रूल है कि किसी भी वर्ग का पहला एलिमेंट वही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और उसके अलावा जितने भी सारे एलिमेंट है कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएंगे। अब जैसे वर्ग 15 की बात करो तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, फास्फोरस नहीं बनाएगा। 16 में ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, उसके बाद सल्फर नहीं बनाएगा। 17 में फ्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, उसके बाद क्लोरीन के अलावा जितने भी सारे एलिमेंट है कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएंगे। अब निम्न में कौन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? तो H2S सल्फर नहीं बनाएगा, PH3 नहीं बनाएगा, HCl नहीं बनाएगा, तो ये कौन बनाएगा? H2O, क्योंकि ऑक्सीजन वर्ग 16 का पहला एलिमेंट होता है। ओलियम में H2SO4 के साथ कौन सा अवयव होगा? देखो, ओलियम का सूत्र होता है H2H2O7। ओलियम का सूत्र क्या होगा? H2H2O7। अब ओलियम का निर्माण करोगे तो H2SO4 के साथ कौन सा अवयव होगा? ध्यान से देखो, ये यहाँ पे कौन सा अवयव डालोगे कि ये बन जाएगा? अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 सल्फर 1 सल्फर, तो यहाँ पे 1 सल्फर वाला और चाहिए ना, 1 सल्फर वाला और चाहिए। अब चलो 2 सल्फर हो गया, 4 ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन, मतलब 3 ऑक्सीजन की कमी है तो 3 ऑक्सीजन वाला कंपाउंड और चाहिए, तो ये क्या बन गया? SO3। SO3 को जब मिलाओगे ओलियम के साथ, सॉरी H2SO4 के साथ, तो कौन सा कंपाउंड बनाएगा? ओलियम का निर्माण कर देगा। क्लियर है? ओलियम के निर्माण में H2SO4 के साथ कौन सा अवयव होता है? तो सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस होता है और ओलियम का सूत्र होता है H2H2O7 और ये इज द वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो जल्दी से वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो या तो फिर कॉपी कर लो, फिर अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 15 नंबर सवाल है, संपर्क विधि से H2SO4 के उत्पादन में उपयुक्त उत्प्रेरक क्या होंगे? जब आप सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन करोगे, H2SO4 का उत्पादन करोगे, जिसको गंधका अम्ल के नाम से भी जानोगे, है ना, इसको गंधका अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। तो H2SO4 का उत्पादन किस विधि से होगा? तो उस विधि का नाम है संपर्क विधि। याद रखना, सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन किस विधि से होता है? तो संपर्क विधि। अब इस संपर्क विधि से जब आप सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन करोगे तो उसमें कौन सा उत्प्रेरक शामिल होगा? तो उसमें उत्प्रेरक होता है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5। याद रखना हमेशा, ये इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हमेशा बोर्ड में आते हैं, कई बार आ चुके हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन में कौन सा उत्प्रेरक? संपर्क विधि में शामिल कौन सा उत्प्रेरक? वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, है ना। अगले सवाल पे आया, निम्न में किस धातु को साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? कौन सा ऐसा धातु है जिसका उत्पादन आप साइनाइड विधि द्वारा करोगे? तो उस धातु का नाम है सिल्वर। क्या नाम है इसका? सिल्वर। सिल्वर का निष्कर्षण जब करोगे तो पहले इसका आपको निच्छालन करना होगा। निच्छालन करने का मतलब है कि सोडियम साइनाइड के साथ सिल्वर को अभिक्रिया करवाओगे तो एक संकुल यौगिक बनेगा, फिर उस संकुल यौगिक में जिंक धातु से रिएक्शन कराओगे तो सिल्वर वहां से विस्थापित हो जाएगा और प्योर सिल्वर का निष्कर्षण हो जाएगा।
तो सिल्वर के निष्कर्षण में साइनाइड विधि द्वारा किस धातु का निष्कर्षण होगा? तो सिल्वर का, याद रखना, इज द वेरी इंपॉर्टेंट। निम्न में कौन तृतीय केमीन है? तृतीय केमीन का मतलब है कि अगर ये नाइट्रोजन है तो इस नाइट्रोजन से 3 कार्बन चेन डायरेक्टली जुड़े हो तो इसको बोलेंगे तृतीय केमीन। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, आर का मतलब कार्बन चेन। तो अब नाइट्रोजन की बात कर लो तो नाइट्रोजन से आर का मतलब कार्बन, 1 कार्बन ये 1 डिग्री एमीन है। नाइट्रोजन से 1 और 2 कार्बन ये 2 डिग्री एमीन है। नाइट्रोजन से 1 2 3 कार्बन ये 3 डिग्री एमीन है। तो तृतीय केमीन कौन सा होगा? सी नंबर। नाइट्रोजन से डायरेक्टली 3 कार्बन जुड़े हैं। अब ये 18 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि K4Zn, यहाँ पे एक यौगिक है, संकुल यौगिक K4Zn H2O का होल 4Cl3, इसमें जिंक का ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालना है। तो यहां से देख लो, जिंक का ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। यहाँ पे K4, 1 पोटेशियम का चार्ज होता है +1, तो 4 पोटेशियम के क्या हो जाएगा? +4 प्लस जिंक का निकालना है x मान लो, जिसका निकालना है उसको क्या मानते हैं अपन? x मानते हैं। H2O का चार्ज होता है 0, तो 4 H2O का भी चार्ज 0, तो 0 प्लस 1 Cl का -1, तो 3 Cl का क्या हो जाएगा? -3, 3 Cl -3 बराबर में 0। अब इसको पूरे जोड़ घटाव कर दो तो x +4 -3 +1 उधर जाके -1, x बराबर आ जाएगा -1। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जिंक का ऑक्सीकरण संख्या -1। निम्न में कौन एक इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है? इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस का, स्नेही मतलब लव यानी प्यार, जिसको माइनस वाले से प्यार होगा, जो माइनस वाले को पसंद करता हो, जो माइनस वाले के साथ रहना चाहता हो। तो माइनस वाले के साथ कौन रहना चाहेगा, कौन पसंद करेगा? तो प्लस वाला। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही वही होंगे जो प्लस में होंगे, यानी जो धनात्मक होंगे, उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही वैसे अभिकर्मक जो माइनस को, जो प्लस को अपनी ओर, इलेक्ट्रॉन स्नेही जो माइनस को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता हो। सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस, स्नेही मतलब लव, जिसको माइनस वाले से लव हो। तो माइनस वाले से लव किसको होगा? प्लस वाले को, है ना। अब इसमें कौन एक इलेक्ट्रॉन स्नेही है? नाइट्रोजन के पास यहाँ पे लोन पेयर है, एक्स्ट्रा इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। इसको इलेक्ट्रॉन पसंद होगा क्या? नहीं होगा, इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है। H2O में ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, इसको भी इलेक्ट्रॉन पसंद नहीं होगा। HF में फ्लोरीन के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, इसको भी इलेक्ट्रॉन पसंद नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन पसंद किसको होगा? बोरोन ट्राइफ्लोराइड को, यानी BF3 को इलेक्ट्रॉन पसंद होगा। ये आपके इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है। अब यहां से आप देख लो CH3CH2OH, इसका नाम है इथाइल एल्कोहल। जब इथाइल एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराओगे तो कौन सा यौगिक मिलेगा? ऑक्सीकरण होने का मतलब है हाइड्रोजन का बाहर निकलना। ऑक्सीकरण होने का मतलब है हाइड्रोजन का बाहर निकलना। अब इस एल्कोहल से हाइड्रोजन को बाहर निकालो, तो कैसे आप हाइड्रोजन को बाहर निकालोगे? यहाँ पे देखो, एक हाइड्रोजन निकलेगा एल्कोहल से, एक हाइड्रोजन निकलेगा एल्कोहल से, और दूसरा हाइड्रोजन निकलेगा एल्कोहल से जुड़े कार्बन से। यहाँ से H बाहर निकल गया तो क्या बचा? CHO बचा ना, CHO, CH3CHO, CH3CHO, है ना, CH3CHO, ये एल्डिहाइड हो गया। अब उस एल्डिहाइड का पुनः ऑक्सीकरण करा दो। देखो छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, CH3CH2OH, इसको ऑक्सीकरण करा दो, है ना। ऑक्सीकरण जब इसको कराओगे तो एक यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, आप CH2 को इस प्रकार से लिख सकते हो, CH2, है ना। एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, दूसरा हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, तो ये बन जाएगा CH3C=OH। ये बनेंगे कुछ एल्डिहाइड बनेंगे। और एल्डिहाइड का जब पुनः ऑक्सीकरण कराओगे तो ये ऑक्सीजन इन दोनों कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आके जुटेगा, तो ये कुछ बन जाएगा CH3C=OH, यानी CH3COOH बनेगा। क्या बनेगा? एसिटिक एसिड बनेगा। तो ये बी नंबर ऑप्शन सही है। जब एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराओगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होगा, प्राथमिक एल्कोहल का। अगले सवाल है, यह है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन को किसकी उपस्थिति में, यानी X जो है ये आपको बताना है, X किसकी उपस्थिति में ये रिएक्शंस करवाओगे कि ये अपकरित होकर एनिलीन बन जाएगा। तो ये अपकारक पदार्थ क्या होगा? SNHCl इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ये कई बार बोर्ड एग्जामिनेशंस में आए हैं सवाल, ठीक है, इज द वेरी इंपॉर्टेंट।
कभी ये पूछा है तो कभी ये पूछा है, दोनों में से कोई, कभी एक्स पूछेगा कि बताओ एक्स क्या होगा, या तो कभी पूछेगा कि ये दिया हुआ रहेगा तो ये प्रोडक्ट आपको बताना होगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। गैलेना किस धातु का अयस्क होता है? गैलेना, गैलेना किसका अयस्क होता है? तो आप सबसे पहले गैलेना का अयस्क बताने के लिए गैलेना का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। गैलेना सल्फाइड अयस्क होता है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है? गैलेना का फॉर्मूला होता है PbS। क्या होता है फॉर्मूला गैलेना का? PbS। और PbS मतलब लेड, लेड यानी सीसा, तो गैलेना किसका अयस्क होगा? सीसा का। सोना का अयस्क क्या होता है? सोना का होता है AuS। ठीक है, चांदी का होता है AgS, आर्जेंटाइट। पारा का क्या होगा? HgS, है ना। पारा का क्या होगा? HgS, जिसको बोलते हैं सिनेबार। सीसा का PbS, PbO, है ना, ऑक्साइड सल्फाइड दोनों होगा। अब यहाँ पे आ जाओ, 3D संक्रमण श्रेणी में सबसे अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या किसका प्रदर्शित होता है? तो 3D संक्रमण श्रेणी की बात करो तो 3D संक्रमण श्रेणी स्कैंडियम से शुरू होगा, जिंक तक खत्म होगा। तो स्कैंडियम, टिटेनियम, वेंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। मैग्नीज, मैग्नीज एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑक्सीकरण संख्या +2 से +7 तक होता है। कितना से? +2 से +7। सबसे अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या मैग्नीज का होता है +2 से +7। अब 24 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। CH3Cl ये है मिथाइल साइनाइड। मिथाइल साइनाइड को जब जल के साथ अभिक्रिया कराओगे तो अपकृत होकर कौन सा उत्पाद देगा? तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे फिर से वही बातें बता रहे, कई बार हम आपको ये डिस्कशन में कर चुके हैं कि जब CN रहे, जब CN रहे और जल अपघटन हो जाए तो ये CN किस में बदल जाता है? COOH में बदल जाता है। ठीक है, CN हो और इसका जल अपघटन करा दो तो CN किस में चेंज हो जाएगा? COOH में। CH3 जैसे का तैसा रहेगा, CN किस में बदल जाएगा? COOH में। क्लियर है? इसका कभी शायद हम मैकेनिज्म भी करवाए हैं कि CN COOH में कैसे बदलता है, मैकेनिज्म भी हम करवा चुके हैं। ठीक है, ये 25 नंबर सवाल है कि आपका एसीटोन है, एसीटोन को जब ऑक्सीकरण कराओगे तो क्या बनेगा? तो देखो, ये तो एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाए तो आपका क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक बन गया। एल्कोहल के ऑक्सीकरण कराने से क्या बने? कार्बोक्सिलिक। अगर आप एसीटोन का ऑक्सीकरण करा दो, एसीटोन का फॉर्मूला होता है, एसीटोन का होता है CH3COO CH3, इसका नाम है एसीटोन। एसीटोन को क्या करा दो? ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण कराने का मतलब है कि यहां से ऑक्सीकरण कराने का मतलब है क्या से? ऑक्सीजन का ऐड होना, है ना। ऑक्सीजन को क्या करना? ऐड होना। जब यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होगा तो कौन सा उत्पाद बनेगा? तो कौन सा उत्पाद यहाँ पे बन जाएगा? देख लो, एसीटोन के ऑक्सीकरण से प्राप्त होगा। तो शायद ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे एसीटोन का ऑक्सीकरण नहीं हो सकता, एसीटोन का केवल अपकरण होगा। ठीक है, एसीटोन का ऑक्सीकरण नहीं हो सकता, एसीटोन का क्या होगा? अपकरण होगा। एसीटोन का कभी भी ऑक्सीकरण नहीं होता, एसीटोन के अपकरण से, है ना। अपकरण से क्या प्राप्त होगा? तो अब देखो, इसका अपकरण करा दो, अपकरण करा लो लिथियम एल्यूमिना हाइड्राइड की उपस्थिति में। लिथियम एल्यूमिना हाइड्राइड की उपस्थिति में अपकरण कराओगे मतलब H2 के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन में से क्या होगा? 2 हाइड्रोजन आएंगे, यहां से टूटेंगे, O- जाएंगे, कार्बन पे प्लस आएगा। आएगा, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन प्लस का, एक हाइड्रोजन माइनस का। अगर यहां से बॉन्ड टूटा तो प्लस वाला जाएगा माइनस के साथ और ये माइनस वाले आएंगे प्लस के साथ। तो ये बन जाएंगे आपके पास CH3C। CH3C, C के साथ डबल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड O के साथ H आ गया और इस कार्बन के साथ H आ गया और साथ में यहाँ पे क्या आ गया? CH3। यानी ये एल्कोहल बने। इसका नाम है 2-प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल, क्या नाम है इसका? 2-प्रोपेनॉल। और ये आपके 2 डिग्री एल्कोहल है। तो कैसे बनेंगे? 2 डिग्री एल्कोहल बनेंगे। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्वेश्चंस में, अपकरण होना चाहिए। ठीक है, ऑक्सीकरण लिखा गया। अगले सवाल पे आते हैं कि निम्न में कौन एक प्रतिचुंबकीय है? तो प्रतिचुंबकीय का मतलब है जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिंक 2+ के पास नहीं होंगे, क्योंकि Zn2 में क्या होगा? लास्ट में 4s2 3d10। जिंक 2+ मतलब 4s2 से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, बचा 3d10।
3d10 मतलब d ऑर्बिटल पूरी तरह इलेक्ट्रॉन भरे हैं, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन शामिल खाली नहीं है, अर्थात अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या शून्य होगी। तो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शून्य होगी वही आपके प्रतिचुंबकीय होंगे। क्लियर है? अगले सवाल पे बीसीसी का सेल में मुक्त खाली स्थान को क्या बोलेंगे? बीसीसी का सेल में बचे हुए यानी मुक्त खाली स्थान कितने प्रतिशत होते हैं? तो बीसीसी का संकुलन क्षमता होता है 68%, मतलब उस बीसीसी का सेल में 68% जगह भरे तो खाली जगह कितने? 32%। क्लियर है? फराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम। तो फराडे का विद्युत विच्छेदन का प्रथम नियम होता है, फराडे का प्रथम नियम होता है, ऐसी बातें कर लो। फराडे के प्रथम नियम क्या होगा? तो जब किसी इलेक्ट्रोड पे प्रवाहित विद्युत धारा, यानी उस इलेक्ट्रोड पे जितने विद्युत धारा का प्रवाह कराओगे उस इलेक्ट्रोड की मात्रा के समानुपाती होता है। मतलब जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोड की मात्रा होगी उतना ही ज्यादा विद्युत धारा का प्रवाह होगा, जितनी कम इलेक्ट्रोड की मात्रा होगी विद्युत धारा का प्रवाह भी कम हो जाएगा। इलेक्ट्रोड इतना सा तो विद्युत धारा का प्रवाह हुआ, इलेक्ट्रोड इतना मोटा हो गया तो और ज्यादा विद्युत धारा बनेगा, इलेक्ट्रोड इतना ज्यादा हो गया तो और ज्यादा विद्युत धारा बनेगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोड की मात्रा होगी उतना ही ज्यादा विद्युत धारा का प्रवाह होगा, ये कहा था फराडे ने। तो M बराबर C इंटू जेड इंटू टी। क्लियर है? M बराबर यानी पदार्थ की मात्रा करंट और टाइम के समानुपाती, जितना ज्यादा करंट और टाइम उतना ही ज्यादा इसके पदार्थ की मात्रा। ये क्वेश्चन नंबर 28 तक क्लियर है आपके ऑब्जेक्टिव? तो सारे के सारे क्वेश्चंस बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारे क्वेश्चंस का वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो या तो फिर आप अच्छे से इसका नोट्स बना लो, फिर अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। नंबर फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर कौन सा उत्पाद देगा? जब आप फॉर्मिक अम्ल को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करोगे तो कौन सा उत्पाद बनेगा? तो चलो यहाँ पे रिएक्शन देख लेते हैं। फॉर्मिक अम्ल होता है HCOOH। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल क्या होगा? HCOOH। इसको हिट करो, किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हिट करो। तो हिट करने पे क्या होगा? जब इसको गर्म करोगे तो फॉर्मिक एसिड को जब हिट करोगे तो उसके अंदर जो नमी है वो पहले बाहर निकलेगा। जब आप किसी पदार्थ को गर्म करते हो, हिट करते हो, तो उस पदार्थ के अंदर जो नमी होती है वो पहले बाहर निकलता है। तो फॉर्मिक अम्ल के अंदर जो नमी होगा, इसके नमी जो होंगे वो बाहर निकलेंगे। तो नमी मतलब क्या? पानी। नमी मतलब पानी। तो पानी का मतलब है कि H2O यहां से बाहर जाएगा, यहां से क्या बाहर चला जाएगा? H2O। H2O बाहर चला गया, H2O बाहर चला गया। अब जैसे जल बाहर गया तो क्या बचा आपके पास? CO। क्या बचा? CO। तो उत्पाद में क्या देगा? CO देगा। एकदम सस्ता रिएक्शन। उत्पाद में क्या दे देगा? CO। तो फॉर्मिक अम्ल को जब H2SO4 के साथ गर्म करोगे तो कौन सा उत्पाद देगा? कार्बन मोनोऑक्साइड देगा। क्लियर है? अगले सवाल है इथाइल ब्रोमाइड। जब CH3CH2Br को एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराओगे तो कौन सा उत्पाद बनेगा? ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा बार बिहार बोर्ड में आए हैं और हमने भी काफी बार इसका डिस्कशन किए। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जब एल्कोहलिक KOH होगा तो KBr को लेके पहले अलग होगा। जब एल्कोहलिक KOH होगा तो क्या होगा? पहले क्या होगा? KBr को लेके अलग होगा। अब जैसे Br अलग हुआ तो इसको, इस कार्बन को बोलोगे अल्फा हाइड्रोजन, है ना, इसको बोलोगे बीटा। ठीक है, तो यहां से बीटा हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, वो साथ में जाके जल बनाएगा, ये बचेगा CH2 यानी ये बनेगा आपके बी नंबर उत्पाद। जब एल्कोहलिक KOH होंगे तो एल्कीन बनेंगे, लेकिन जब जलीय KOH रहता तो एल्कोहल बनता। ये ध्यान देने वाली बात है। एल्कोहलिक KOH है तो एल्कीन बनेगा, लेकिन जब जलीय KOH रहता तो क्या बनता? एल्कोहल बनता। अगले सवाल पे आते हैं कि ये है आपके C6H5N2+Cl-, इसका नाम है BDC। क्या नाम है इसका? BDC। अब BDC को जब जल अपघटन कराओगे तो कौन सा उत्पाद बनेगा? BDC को जब जल अपघटन कराओगे तो H3O में से क्या टूटेगा? H3O में से H+ और OH-। क्लियर? तो H+ HCl को लेके बाहर जाएगा, Cl- को,
जैसी Cl माइनस बाहर निकला, नाइट्रोजन गैस क्या होगा, फ्री, फ्री होके उड़ेगा। अब ये OH माइनस इस कार्बन से आके जुड़ेगा तो ये बन जाएंगे C6H5 N2 प्लस Cl माइनस बाहर गया, OH आके जुड़ा तो C6H5OH, जिसका नाम क्या होगा, फिनॉल। क्या बनेगा, फिनॉल बनेगा। जब BDC को आप जल अपघटन कराओगे तो कौन सा उत्पाद देगा, फिनॉल देगा। ठीक है, याद रखना, ये काफी ज्यादा बार आते हैं। अब है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, दे दो फॉर्मल्डिहाइड को जब CH3MgBr, ये है आपका ग्रिग्नार्ड विकर्मक। CH3MgBr क्या है, ग्रिग्नार्ड विकर्मक। जब आप फॉर्मल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड विकर्मक से क्रिया कराओगे तो कौन सा उत्पाद बनेगा। चलो फटाक से रिएक्शन को देख लेते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन को देख लेते हैं। फॉर्मल्डिहाइड को क्या अभिक्रिया करवाना है, ग्रिग्नार्ड विकर्मक से। ये रहे आपके पास फॉर्मल्डिहाइड, ये रहे फॉर्मल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड OH, ये है फॉर्मल्डिहाइड SCHO। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है CH3MgBr। ठीक है, अब इसको अभिक्रिया करवाना है, ध्यान देना। सबसे पहले कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड यहां से टूटेंगे, टूट के शिफ्ट होगा ऑक्सीजन के साथ, तो वो पे आएगा माइनस, कार्बन पे आएगा प्लस। जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करता है तो कार्बन और मैग्नीशियम के बीच के बॉन्ड हमेशा टूटते हैं, तो मैग्नीशियम पे आता है प्लस और कार्बन पे आता है माइनस, क्योंकि कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में जब बॉन्ड टूटेगा तो इसमें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और इलेक्ट्रॉन उधर ही जाना पसंद करेंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे कार्बन के साथ, मैग्नीशियम पे आएगा प्लस के चार्ज। अब यहां से माइनस वाला आएगा प्लस के साथ और ये प्लस वाले आएंगे माइनस के साथ। ठीक है, अब यहां से देखो एकदम सलीके से जोड़ देते हैं। HC सिंगल बॉन्ड O के साथ कौन आ गया, O के साथ आ गया MgBr, O के साथ आ गया MgBr, और इस कार्बन के साथ कौन आ गया, CH3। इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन तो पहले से था ही, एक आ गया इसका CH3। क्लियर है, CH3 आ गया। अब इसका करा देना है जल अपघटन। क्या करा देना है, जल अपघटन, यानी जल के साथ क्रिया। तो जल अपघटन होता क्या है, अब कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड था तो पहले एक बॉन्ड टूटा है ना, अब जो दूसरा बॉन्ड बचा है इन दोनों बॉन्ड को भी तोड़ देंगे, यानी बारी बारी से दोनों बॉन्ड को तोड़ देंगे। तो फिर से ऑक्सीजन पे जाएगा इलेक्ट्रॉन माइनस, कार्बन पे आएगा प्लस, तो प्लस वाले आएंगे इस माइनस के साथ और ये माइनस वाला आएगा इस प्लस के साथ। ठीक है, अब यहां से देखो क्या बन जाएंगे, CH3 जैसे का तैसा, CH3 बॉन्ड CH के साथ एक हाइड्रोजन और तो CH2, और इसी C के साथ आ गया OH, यानी CH2 पहले से था और इसके साथ कौन आ गया, OH। तो प्रोडक्ट में क्या बने, CH3 CH2 OH। क्या बन गया, CH3 CH2 OH, ये नंबर ऑप्शन ए, CH3 CH2 OH। जब फॉर्मल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया कराओगे तो कौन सा अल्कोहल देगा, ये प्राथमिक अल्कोहल देगा, उत्पाद में क्या बनेगा, CH3 CH2 OH, यानी इथाइल अल्कोहल बनेगा। अगले सवाल पे आप H2 प्लस Cl2, H2 प्लस Cl2 सनलाइट की उपस्थिति में अल्ट्रावायलेट यानी 2HCl उत्पाद बनाया, तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। तो ध्यान देना, अभिक्रिया की कोटि डिपेंड करेगा इसकी कॉन्सेंट्रेशन, इसकी कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन ये जैसे ही आपको अल्ट्रावायलेट दिखे, जैसे ही आप सनलाइट और अल्ट्रावायलेट दिखे तो ये हमेशा शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है, और ये एग्जामिनेशंस में हमेशा आते हैं, ध्यान देना ऐसी बात है। यहां पे दिख जाए शून्य कोटि। चलो, बेंजीन के साथ OH, यौगिक का नाम क्या है, फिनॉल, फिनाइल नहीं है, फिनॉल नाम है इसका। ठीक है, बेंजीन के साथ OH, तो उस यौगिक का नाम क्या होगा, फिनॉल होगा। अगले सवाल पे आ जाओ, इथाइन को जब जल के साथ क्रिया कराओगे H2SO4 और HgSO4 की उपस्थिति में तो कौन सा उत्पाद बनेगा। क्लियर है, तो चलो इसका हम क्वेश्चंस बना देते हैं। यहां पे आप ध्यान से देखना, इथाइन, इथाइन का मतलब होता है CH डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी इथाइन मतलब अल्काइन समूह, अल्काइन कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। इसको जल के साथ क्रिया कराया गया तो जल किस में टूटेगा, H प्लस और OH माइनस में टूटेगा। उपस्थिति किसकी है, HgSO4 और H2SO4। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखो, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है,
बारी बारी से पहले ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूटेगा तो एक बॉन्ड मान लो इस कार्बन पे शिफ्ट हुआ इलेक्ट्रॉन, तो जैसे इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ठीक है। प्लस वाले आएंगे माइनस के साथ और ये माइनस वाले आएंगे प्लस के साथ, चले गए। अब यहाँ पे जोड़ दो, क्या जोड़ दो, ये जोड़ दो, CH है, CH के साथ कौन आ गया, OH। अब ये डबल बॉन्ड में से, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड में से डबल बॉन्ड बचे टूट के, तो डबल बॉन्ड CH के साथ कौन आ गया, H, तो ये बन गया CH2। ध्यान देना, फिर से ट्रिपल बॉन्ड था, एक बॉन्ड टूट के इस कार्बन पे गया, तो जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां पे माइनस आएगा और जहां से जाएगा वहां पे प्लस आएगा, तो जल H प्लस OH माइनस में टूटा, तो H प्लस माइनस के साथ, OH माइनस प्लस के साथ, तो इस कार्बन से OH माइनस आया और इस कार्बन से H प्लस आया, तो यानी CH2 बन गया, ट्रिपल बॉन्ड बन गया डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे एक रूल है, यहाँ पे रूल है XYZ का। किसका रूल है, XYZ। X और Y के बीच में, अगर मान लो कि Y और Z के बीच में डबल बॉन्ड है और X के साथ में हाइड्रोजन, मान लो X के पास हाइड्रोजन है और Y और Z के बीच में डबल बॉन्ड है, X के हाइड्रोजन चले जाते हैं Z के साथ और Y और Z के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो चले जाते हैं X और Y के साथ। कई बार ऐसा कियो, कई बार कियो यार, कई बार हम एक्सप्लेनेशन भी किए। 2 नंबर वाले में भी सवाल इस पे हम कई बार किए, बोर्ड में भी आया है। 5 नंबर वाले में भी हम कई बार इस पे सवाल किए, वो भी बोर्ड में आया है। तो आप इसको अच्छे से कर लो, पिछले वीडियो में जाके देखो, सारा डिटेल्स एकदम एक एक रिएक्शन बेहतर तरीके से एकदम आसान भाषा में समझाया हुआ है। रिएक्शन में एकदम मास्टर बन जाओगे, ठीक है। एग्जामिनेशन में 100% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस करके आओगे। तो आप इसको देखना अच्छे से, पिछले वीडियो में सारा में अच्छे से रिएक्शंस वहां पे करवा चुके हैं। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, XYZ वाला रूल, XYZ। अगर मान लो कि X के पास हाइड्रोजन है तो X का जो हाइड्रोजन होगा Z के साथ चला जाएगा, और Y और Z के बीच में डबल बॉन्ड हो तो Y और Z का डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड X और Y के साथ चला जाएगा। तो इसको हमने मान लिया यहाँ पे X, इसको हमने मान लिया Y, इसको मान लिया Z। तो X के साथ हाइड्रोजन Z के पास, ये चला जाएगा Z के पास, Y और Z के बीच में डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हो जाएगी इस बॉन्ड पे। तो जैसे ही शिफ्ट होगा तो यहाँ पे देखना आप क्या बन जाएगा उत्पाद, इसको मिटा देते हैं, इसकी कोई अब जरूरत तो नहीं है। अब देखो उत्पाद में क्या बन जाएगा, ये देखो CH2, एक हाइड्रोजन आया तो बन गया CH3, बन गया, क्या बन गया, CH3। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में CH, C के साथ S तो रहेगा ही, और एक बॉन्ड आने से C और O के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, C और O के बीच में डबल बॉन्ड एक हाइड्रोजन रहेगा, इसका नाम बता दो, एसीटल्डिहाइड। क्या नाम है इसका, एसीटल्डिहाइड। अब यहाँ पे ऑप्शन देखो, इथाइन को जब जल के साथ क्रिया कराओगे HgSO4 H2SO4 की उपस्थिति में, तो कौन सा उत्पाद बनेगा, एसीटल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। निम्न में कौन एक प्रबल ऑक्सीकारक, प्रबल ऑक्सीकारक वही होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन यानी HF ये प्रबल ऑक्सीकारक है। और इन चारों ऑप्शन में अगर पूछे कि प्रबल अम्लीय कौन होगा, तो HI, सबसे प्रबल अम्लीय कौन होगा, HI, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक HF। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता है, टिंडल प्रभाव किसमें प्रदर्शित नहीं होता, तो चीनी के घोल में, यानी वास्तविक विलयन में। तो वास्तविक विलयन में टिंडल प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, बाकी सारे विलयन में देखने को आपको मिल जाएंगे। अब यहां से सवाल है कि फिनॉल को जब CO2 के साथ जलीय भस्म की उपस्थिति में क्रिया कराने पर कौन सी विक्रिया होगी। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे छोटा सा रिएक्शन बना देते हैं, इसको यहां से घेर देते हैं। अब ये फिनॉल को जब ये रहा फिनॉल, बेंजीन के साथ OH, बेंजीन के साथ क्या रहेगा, OH, यहाँ पे बेंजीन के साथ OH। अब बेंजीन के साथ OH है, इसको CO2 से विक्रिया करा दो, CO2 के साथ, और साथ में क्या होना चाहिए, NaOH और H2O। तो ये सीधे उत्पाद बन जाएगा, ये बन जाएगा OH और यहाँ पे आ जाएगा COOH, यानी इसका नाम है सैलिसिलिक अम्ल। क्या नाम है इसका, सैलिसिलिक अम्ल। और सैलिसिलिक अम्ल बनता है कोलवे अभिक्रिया में। किसमें अभिक्रिया में, कोलवे अभिक्रिया में। तो राइट आंसर इज द कोलवे अभिक्रिया। राइबर टीमन अभिक्रिया में बनेगा सैलिसल्डिहाइड। अगला सवाल 39 नंबर, राइबर 39 नंबर है, CH3CONH2 को हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया द्वारा कौन सा यौगिक बनाया जाता है। ये है क्वेश्चन आपके पास
ठीक है, इसको मिटाते हैं। CH3CONS2 CH3CONS2 को हॉफमैन ब्रोमोमाइड अभिक्रिया द्वारा इस सारे रिएक्शन को हम मिटा देते हैं। आई होप कि सारे रिएक्शन आपको बेहतर समझ में आया होगा और आप सारे रिएक्शन का कॉपी भी कर लिए होंगे। चलो, CH3CONS2 इसका नाम है इथेनामाइड। क्या नाम है? इथेनामाइड या तो एसिटामाइड, ये भी बोल सकते हो। इसको हॉफमैन ब्रोमोमाइड अभिक्रिया द्वारा कौन सा यौगिक बनाया जाएगा? तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड अभिक्रिया क्या होता है? जब किसी एमाइड को ब्रोमीन के साथ क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो ये एमाइड से एक कार्बन की संख्या कम हो जाती है और एमीन का निर्माण होता है। क्या होता है? सिंपल सा रिएक्शन है कि जब किसी प्राथमिक एमीन को ब्रोमीन के साथ क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो एमाइड से एक कार्बन की संख्या कम होती है। यानी एमाइड से एक कार्बन कम होंगे तो कौन से कार्बन कम होंगे? ये CO वाला। ये CO कार्बन यहां से निकल जाता है और कार्बोनेट बनाता है, साथ में क्या बन जाएंगे? CH3NH2। तो ये बन जाएंगे आपके CH3NH2। तो राइट आंसर इज द ए नंबर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 40 छूट गया था। यहाँ पे एक आईपीसी नेम देखने को मिलेगा, है ना? इसका आपको आईपीसी नेम लिखना है। चलो, इसका आईपीसी नेम लिखना है। कैसे लिखोगे? देखो, ये है ब्रैकेट के बाहर पोटेशियम K4, तो सिंपल इसका नाम क्या होगा? पोटासियम। क्या होगा इसका नाम? पोटासियम। ये 40 नंबर क्वेश्चन है आपके, 40 नंबर पोटासियम। उसके बाद अंदर में आ जाओ। अंदर में लिगेंड्स है H2O को बोलते हैं इक्वा। 6 को क्या बोलेंगे? हेक्सा। 6 को हेक्सा, H2O को बोलेंगे इक्वा, हेक्सा इक्वा। अब जिंक का नाम चेंज नहीं होगा बल्कि जिंक का नाम जिंक ही हो जाएगा, क्योंकि ये जिंक जो है उदासीन लिगेंड्स के साथ जुड़ा है, तो जिंक का नाम जिंक। अब ब्रैकेट के अंदर जिंक के ऑक्सीकरण संख्या को बता दो। 4 पोटेशियम का +4 -2, +4 -2 कितना हो गया? +2 हो गया, उधर जाके -2, तो रोमन अंक में 2 और साथ में Cl2 है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे? क्लोराइड। क्या लिखेंगे इसका नाम? क्लोराइड। क्लियर है? आई होप कि ये 40 क्वेश्चंस आपको बेहतर समझ में आए होंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशंस के 100% पैटर्न को मैच करेंगे। आप इस क्वेश्चंस का अच्छे से प्रैक्टिस करो। एक एक क्वेश्चंस का डिस्कशन भी बेहतर हुआ है, बारी बारी से हुआ है, तो सारे क्वेश्चंस का बेहतर प्रैक्टिस करना, अच्छे से नोट्स बनाना और एग्जामिनेशंस में झंडा गाड़ के आना। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।